Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 2 from the class 6 science book. Okay, chapter 2 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड यानी कि जैविक दुनिया जो है, जो हम लोग संसार देख रहे हैं जिसमें लोग जिंदे हैं हम लोग सब, तो इसमें कितनी डाइवर्सिटी है, विविधता है. ठीक है, बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स हैं, बहुत तरीके के एनिमल्स हैं, वी गेट टू सी इन द नेचर. तो इन सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में. तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी होने वाला है और ये वीडियो जो है बहुत अच्छा सा डिस्कशन भी होने वाला है. इसमें चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके. और खास करके वो बच्चे जो क्लास 6 के हैं तो वो तो खास करके बने रहे, क्योंकि आपके पढ़ाई में बहुत काम आएगा. और बच्चों सिर्फ अपने तक ही नहीं रखिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके. और अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं. ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इट इज द चैप्टर सेकंड फ्रॉम द क्लास 6 साइंस बुक. ओके, तो चैप्टर का स्टार्टिंग हो रहा है कोटेशन से, जिसमें संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है जिसका मतलब हुआ कि ट्रीज स्टैंड इन द सन. पेड़ जो है वो धूप में खड़े हैं, एंड गिव शेड टू अदर्स. धूप में खड़ा होने के बावजूद भी वो दूसरे को छांव पहुंचा रहा है. देयर फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर्स. उस पेड़ के जो फल लगते हैं वो फल भी दूसरों के लिए है. लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स. जैसे अच्छे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स. और दूसरों के लिए अच्छा समय लाते हैं. दे गिव टू अदर्स व्हाट एवर दे हैव अर्नड. तो यहाँ दे कहा जा रहा है बच्चों पेड़ को. ठीक है, कि वो जो भी उनमें उगता है, चाहे वो उनका जो ट्रंक हो, स्टेम हो, ब्रांच हो, लीव्स हो, रूट्स हो, फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, एक ट्री का बहुत सारा पार्ट्स है जो बहुत ही यूजफुल रहता है लाइफ में इंसानों के लिए. ओके, सो हियर यू कैन सी अब नेचुरल व्यू जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं नेचर को. इट इज अ प्लेजेंट मॉर्निंग डे. ठीक है, तो आज के दिन की जो थी बहुत ही शानदार सुबह थी. आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग मेन. तो पिछले दिन बारिश हुई थी तो उसके बाद की सुबह बहुत ही शानदार थी. डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा अंकल हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर. और तो डॉक्टर रघु को और मनीराम चाचा को स्कूल के द्वारा बुलाया गया है. स्कूल के टीचर ने उन्हें बुलाया है डॉक्टर रघु को. सो यू कैन सी इन द इमेज डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा. मैडम सुलेखा टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक. तो मैडम सुलेखा है स्कूल की जो साइंस टीचर है, तो उनके द्वारा डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को बुलाया गया है. तो ये कैरेक्टर्स को याद रखिएगा बच्चों. चैप्टर के अंत तक में इन कैरेक्टर्स का बहुत ही यूजफुल रोल है, जिनके माध्यम से आपको नेचर के रिलेटेड जो भी सवाल क्या क्या होते हैं, जैसे वैज्ञानिक घटनाएं कैसे घटती हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या फिर बायोलॉजी से हो, तो हर तरीके के सवाल को इसमें डिस्कस किया जाएगा इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर के. ओके, तो आगे चल रहा है कि डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी. डॉक्टर रघु जो है वो नजदीकी के रिसर्च लेबोरेटरी में साइंटिस्ट है. एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी. और मनीराम चाचा जो है वो एक बस बुजुर्ग पर्सन है, नजदीकी के समुदाय के कॉलोनी में रहते हैं वहां पे. मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स. लेकिन मनीराम चाचा की एक खासी बात यह है कि वो चिड़ियों की आवाज निकाल लेते हैं. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. और उनकी एक खास बात और ये भी है कि आवाज निकालने के अलावा वो पौधों और जानवरों को बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं, बहुत बारीकी से. टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक. उनको नेचर वॉक पे ले जाने के लिए तैयार करने के लिए डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर. तो बच्चों को और मनीराम चाचा को सबको नेचर वॉक पे लाया जा सके, तो ये डॉक्टर रघु का इसके पीछे ये मकसद था. उन्होंने बच्चों को बताया कि इस वॉक के पीछे का ये मकसद है कि इसका अनुभव किया जाए नेचर की ब्यूटी को. ठीक है, और फिर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, जो भी अलग विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स नेचर में पाए जाते हैं, तो सबको एक्सपीरियंस किया जाए. द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम. तो डॉक्टर रघु ने जब उनको ये बातें बताई कि वो लोग नेचर में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानेंगे आज, तो बच्चे जो थे वो उनको ज्वाइन करने के लिए उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए. दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम. क्यूरियस का मतलब है बच्चे जिज्ञासु. ओके, तो वो बहुत ही जिज्ञासु थे उनसे नेचर से जुड़ने के लिए और बहुत चीजें सीखने के लिए. द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल. टीचर ने सारे बच्चों को बोला कि वो अपने साथ एक नोटबुक रखें, एक कलम रखें और एक वाटर बॉटल भी रखें. As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. तो जैसे जैसे वो चलते रहे तो उन्होंने अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को भी देखते चले. डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क. डॉक्टर रघु ने सारे बच्चों को कहा कि जो भी पार्क में अलग अलग तरीके की गंध आती हैं
ठीक है, पेड़ पौधे वाली जगह जहाँ पे होंगे बच्चों, तो वहाँ पे नेचर का एक अलग ही स्मेल होता है। तो डॉक्टर रघु ने उन्हें बच्चों से कहा कि इस स्मेल्स को भी ऑब्जर्व करते चले, एंड emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing। और आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी ध्यान देते चले। ओके, emphasizes मतलब कि उनको भी नजरअंदाज ना करें, उनको वो भी ध्यान देते चले और उनको ऑब्जर्व करते चले बिना उनको तंग किए हुए। मनीराम चाचा tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds। अब मनीराम चाचा ने कहा कि सिर्फ पौधों और जानवरों को वो लोग देखे नहीं, बल्कि उनके आवाजों को भी सुने, उनके आवाजों को पहचाने भी। The students come across a variety of plants, including grasses, bushes and large trees। जो विद्यार्थी थे वो लोग अलग अलग, अब उस नेचर वॉक में निकले हैं तो नेचर वॉक में एनवायरमेंट से, एटमोस्फेयर में जितने भी चीजें उन सबसे इंटरेक्ट होंगे। तो बच्चों ने बहुत सारे प्लांट्स देखे, चाहे वो ग्रास हो, बुशेस हो या फिर बड़े बड़े पेड़ हों। They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चिड़ियों को, पक्षियों को देखा जो पेड़ की शाखाओं पे बैठे हुए थे। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, तितलियां जो एक फूल से दूसरे फूल की ओर मंडरा रही थी। एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, और बंदरों को देखा जो एक पेड़ से दूसरे बंदर पे कूद रहे थे। ओके, तो बच्चा यहाँ पे कुछ कर रहा है बच्चों कि वो इट इज अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज इट्स ओनली यूनिक चर्प। तो ये बच्चा जो बच्चों पेड़ पे जो चिड़िया बैठे हुए थे तो उनका आवाज जब आया तो ये बच्चा कह रहा है कि हर चिड़िया का अलग अलग आवाज है, और ये कितनी अच्छी बात है, थोड़ी चौंकाने वाली बात है। आपने भी ध्यान दिया होगा बच्चों कि हर चिड़िया का, हर पक्षी का और हर जीव का अलग अलग तरीके का आवाज होता है। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस इन देयर नोटबुक्स। अब वो अपनी किताबों में, कॉपी में इन सब चीजों को लिखते जा रहे थे। एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, और डॉक्टर रघु से और मनीराम चाचा से इन सब चीज बातों को डिस्कस भी करते जा रहे थे। फर्दर द स्टूडेंट्स कैन हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। बच्चों को चिड़िया की चहचहाट सुनाई दे रही थी। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज अ यूनिक चर्प। तो डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि हर चिड़िया का एक अलग आवाज है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर, और ये एक उदाहरण हो गया विभिन्नता का प्रकृति में। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स फॉर ऑफ सम बर्ड्स। अब डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा से कहा कि कुछ चिड़ियों की आवाज निकाले। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स। तो मनीराम चाचा ने उनकी बात को मानते हुए अलग अलग चिड़ियों की आवाज भी निकाला। द स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग देम। ठीक है, तो बच्चों भी उनके पीछे पीछे, मनीराम चाचा के पीछे पीछे अलग अलग चिड़ियों की आवाज कॉपी करके निकालने लग गए। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। तो क्या बच्चों आप लोगों ने कभी अपने आसपास में अलग अलग तरीके के पौधों या जानवरों को देखा है। शेयर योर डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो ये सब बातें अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए। जैसे आपने रोड पे नॉर्मली तो डॉग देखा होगा या फिर काऊ देखा होगा, तो इस तरीके से और भी अगर कुछ जानवर देखे हैं या फिर प्लांट्स देखे कुछ यूनिक जो आसपास में जल्दी दिखता भी नहीं है, तो ऐसे भी प्लांट्स को अगर आपने देखा है तो इन सबको जरूर अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ डिस्कस करें। Okay, now the next point which we are going to read is diversity in plants and animals around us, which starts with an activity। तो बच्चों एक्टिविटी अधिकतर ग्रुप एक्टिविटी है, तो ये लोग आप अपने बच्चों फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाइए और इन सब चीज को डिस्कस कीजिए। ओके, तो यस एक्टिविटी में आगे में चलिए रीड करता हूँ पहले क्या है एक्टिविटी। प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर फॉर अ पार्क एंड नियर बाय फॉरेस्ट। तो टीचर के साथ नेचर वॉक डिस्कस कीजिए बच्चों। और ये टेबल का फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत सारे टेबल्स के, तो इनको क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा बच्चों। Further, what similarities and differences did you find among the plants that you observed? ओके, तो आप अपने आसपास के जितने भी पौधों को देखते हैं तो उनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं, वो सब नोटबुक में लिखते चलिए। You must have observed that plants have a variety of features। तो प्लांट्स जो हैं उनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे टॉल शॉर्ट, कुछ प्लांट्स जो बहुत लंबे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। हार्ड सॉफ्ट, कुछ प्लांट बहुत सख्त होते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम्स एंड ब्रांचेस। अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं, सबका आकार अलग अलग तरीके का होता है और वो अलग अलग शाखाओं पे अलग अलग तरीके से उगती हुई हैं। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर शेप एंड सेंट। अब फूल जो अलग रंग के होते हैं, अलग आकार के होते हैं और अलग गंध भी होती है उनमें से। सो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ प्लांट्स। Now create a list of animals you observed during this walk from your previous experiences। ओके, तो अगर आप लोग previous experiences मतलब आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसे नेचर वॉक पे जाने का, तो आपने अगर किसी जानवर को देखा है तो उनके बारे में ऑब्जर्वेशन लिखना है। Record the places where they live, the food they eat and the ways they move around। तो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसे चलते हैं वो। तो ये टेबल 2.2 एनिमल्स के लिए है, तो इसको क्वेश्चन से में डिस्कस किया जाएगा बच्चों, लेकिन इसको आप अपने से भी बना सकते हैं, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ओके, फर्दर what are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2। ये जो टेबल 2.2 है इसमें जो भी आंसर आप लिखेगा तो उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को भी ऑब्जर्व करते चलिएगा।
You would have observed that some animals live on land while some others live on trees. कुछ ऐसे जानवर हैं, आप देखा होगा आपने, कुछ ऐसे जानवर हैं जो जमीन पे भी रह रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ पेड़ पे रह रहे हैं. बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, पक्षी जो है वो हमेशा पेड़ पे ही रहते हैं. फिश लिव इन वाटर, मछली जो है वो पानी में रहता है. एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, और कुछ जानवर हो गए जैसे फ्रॉग हो गया तो वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है. एनिमल्स ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ फूड्स दे कंज्यूम, जानवर जो वो अलग अलग तरीके के, बहुत तरह के वैरायटी के फूड भी कंज्यूम करते हैं. एंड मूवमेंट्स दे एग्जिबिट, और अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग तरीके की से चलते भी हैं. ओके, जैसे आपने कीड़ा को देखा होगा कि कीड़ा कोई कीड़ा 6 पैर का होता है, कोई 8 पैर का होता है, तो वो उस तरीके से रेंगता है. किस कुछ कीड़े होते हैं जिनके पैर ही नहीं होते, फिर बहुत छोटे छोटे मिलीपीड्स जैसे हो गए. दूसरे कीड़े में बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं, तो सबका चलने का भी तरीका अलग होता है. स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक, तो जो भी आप प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है तो उसका ड्राइंग बनाइएगा. एंड प्रिपेयर स्क्रैप बुक विथ लीव्स, और पत्तों का एक स्क्रैप बुक बनाइए. फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स, तो ये स्क्रैप बुक बना सकते हैं बच्चों आप, जिसमें आप अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स, लीव्स एंड ब्रांचेस जिसको भी आप कलेक्ट करना चाहें, और अलग अलग एनिमल्स के फेदर्स को कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बर्ड्स के फेदर्स को, पंख को. राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, और भी अगर आपको उसमें जानकारी मिलती है तो उसको भी आप नोटबुक में जरूर लिखिए. फर्दर, while traveling to and from school, ठीक है, स्कूल से आते या स्कूल से जाते समय ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास में ध्यान दीजिए. एंड लुक आउट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और भी अलग अलग प्रकार के जानवर या पौधे दिखते हैं आपको तो उनको ध्यान देते चलिए. एड द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड, और अगर कोई जानवर या प्लांट अगर छूट गया आपकी लिस्ट में तो उसको उसमें ऐड करिए बच्चों. ओके, आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑफ समथिंग कि क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकंड्स, 30 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए. एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल, ठीक है, एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में सोचिए आंख बंद किए हुए, और उसको बोर्ड पे ड्रॉ कीजिए. ठीक है, और अब जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे ड्रॉ करेंगे उसको फिर मिलाइए कि किसका कॉमन है, किसका किसने अलग बनाया है, किसने सेम एनिमल बनाया है. ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो ये सब ऑब्जर्व कीजिएगा कि किसने कितने प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स बने ब्लैक बोर्ड पे. फर्दर, the variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity. ओके, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बच्चों की लाइफ. ठीक है, वहां पे जो भी प्लांट फ्लोरा एंड फाउना की प्लांट लाइफ भी है और एनिमल लाइफ भी है, तो वो सब सस्टेन कर रहे हैं. तो ये जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, उस क्षेत्र का बायोडाइवर्सिटी. Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में हर सदस्य का एक अपना रोल होता है उसमें निभाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेड़ हो गए, ट्रीज हो गए, तो दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, वो खाना भी प्रोवाइड करते हैं और घर भी प्रोवाइड करते हैं कुछ चिड़ियों को और कुछ बाकी जानवरों को भी. एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन, और जानवर जो है वो बीज को फैलाने में मदद करते हैं फल को खाने के बाद, और भी कई अलग प्रकार से. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जांपल्स, और भी कुछ आप एग्जांपल्स बता सकते हैं जैसे प्लांट्स या फिर ट्रीज हमारे लिए यूजफुल हैं या फिर एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल हैं, और यूजफुल है तो कैसे यूजफुल है. दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज द पॉइंट व्हिच वी हैव स्टडीड, दैट वाज डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. हमारे आसपास के जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं तो उनमें कितनी डाइवर्सिटी है. और तो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं, तो उसको टेबल को हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस करेंगे. एंड फर्दर नाउ वी आर गोइंग टू रीड हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे ग्रुप किया गया, उनको किस तरीके से बांटा गया है. हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स, आप अपने कॉपी और किताबों को कैसे रखिएगा. Would arranging them in groups help you better organize your school bag, अगर आप उनको ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए, लाइक आप उनको सब्जेक्ट वाइज रख लीजिए कि एक जगह पे सिर्फ साइंस का बुक है और कॉपी है, एक जगह पे सोशल साइंस का बुक और कॉपी है, या फिर एक जगह पे सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के, चाहे वो लिटरेचर हो, लैंग्वेज हो, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, तो ये ग्रुप में डिवाइड करना हो गया किसी टॉपिक को. तो वैसे प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग कैसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे. तो वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग, जैसे आप अपने बुक्स को या नोटबुक्स को अरेंज करके रखते हैं ग्रुप में, तो उस बैग को अरेंज करने में बहुत ईजी हो जाता है. Now, let us look at the world around us. अब हम लोग अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features. हम लोग अपने आसपास की दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स से घिरे हुए हैं और सबका अपना कुछ ना कुछ खास बात है. About which you have learned in section 2.1. तो स्टार्टिंग के सेक्शन में जो हम लोग डाइवर्सिटी में देखे कि प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग फीचर्स हैं सबके, तो वो हम लोगों ने पहले पढ़ा.
वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। तो उनको ग्रुपिंग करने का भी तरीका उनके सिमिलैरिटीज की क्या क्या चीज सेम पाया जाता है प्लांट्स में और क्या क्या चीज अलग अलग पाया जाता है, चाहे वो प्लांट्स या एनिमल्स किसी में भी हो। ओके, सो दे आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ऑलराइट, नाउ देयर इज एन एक्टिविटी कि कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स के, फिर उनको ग्रुप करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, आप फ्रेंड्स मिलकर इसको परफॉर्म कीजिएगा। फर्दर, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। जो भी बेसिस यूज किया गया अलग अलग ग्रुप के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। आपने उससे अलग अलग चाहे प्लांट को ग्रुप किया है या फिर एनिमल को ग्रुप किया है, तो वो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग बेसिस पे भी हो सकता है, भले ही वो प्लांट सेम हो या एनिमल सेम हो, लेकिन ग्रुप अलग हो सकता है। What do you think are the reasons behind it? तो अलग अलग ग्रुप होने का कारण क्या हो सकता है? Different students might have chosen different common features for the grouping. और इसका कारण यह है कि अलग दूसरे स्टूडेंटों ने अलग जो स्टूडेंट है उन्होंने अलग फीचर को कॉमन फीचर को इस्तेमाल किया ग्रुपिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे some students may have chosen the height of plants as the basis for grouping. कुछ विद्यार्थियों ने चुना कि पेड़ की लंबाई के हिसाब से उनको ग्रुप किया जाए, while others might have chosen प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स। कुछ ने उन्हें ग्रुप किया कि किस पेड़ पे किस पौधे में फूल उगता है या किस में नहीं उगता है, उस बेसिस पे उसको ग्रुप किया एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। तो ये काइंड ऑफ ग्रुपिंग। सो हियर सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग आर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, कि किसी पेड़ में फूल हो सकता है किसी में फूल नहीं हो सकता है। हार्ड और सॉफ्ट स्टेम, उसकी जो टहनियां है स्टेम है वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदत पे, ये एनिमल का ग्रुपिंग है बच्चों के। ईटिंग हैबिट्स की अलग अलग एनिमल्स जो है वो अलग अलग प्रकार के फूड ईट करते हैं, तो उस बेसिस पे ग्रुप किया जा सकता है। या फिर प्लेस दे लिव, जहां पे वो रह रहे हैं तो वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जानवर जहां पे रह रहे हैं वो भी अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे उसको ग्रुप किया जा सकता है। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने जो भी एनिमल्स को ग्रुपिंग किया होगा वो अलग अलग फीचर्स पे किया होगा, जैसे कि वो खाते क्या है, वेयर दे लिव, वो रहते कहाँ है, व्हाट कलर दे आर, उनका रंग क्या है, एंड हाउ दे मूव, वो चलते कैसे हैं। सो these are the criteria or basis upon which they can be grouped. What is the importance of grouping? Grouping का importance क्या है? Grouping makes it easier to understand and study plants and animals. Grouping की वजह से हमने स्टडी करने में आसानी हो जाता है प्लांट्स और एनिमल्स को on the basis of their similarities and differences, चाहे उनके similarities पे उसको ग्रुपिंग किया गया हो या डिफरेंसेस पे ग्रुपिंग किया गया हो। ओके, तो ग्रुपिंग के हिसाब करने से उसको स्टडी करने में बहुत ही हेल्पफुल मिल जाता है। Further, you will learn more about the importance of grouping in our daily lives in chapter materials around us. तो materials around us chapter जो है उसमें हम लोग और अच्छे से ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मटेरियल्स में अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को भी ग्रुप करना सीखेंगे, सिर्फ प्लांट और एनिमल वर्ल्ड को नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू वी ग्रुप प्लांट्स। ओके, अब हम लोग प्लांट्स को कैसे ग्रुप करेंगे। तो इसमें है कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्लांट जो उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। ओके, वेरिएशन मतलब बहुत सारा अंतर है, चाहे वो उनके स्टेम को लेकर के हो, लीव्स को पत्तियों को लेकर के हो, फूल को लेकर के हो, या फिर किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, अलग अलग पौधों के स्टेम्स जो है वो उनकी मोटाई में अंतर आ सकता है, हाइट में, उनकी लंबाई में, एंड हार्डनेस, उनके सख्त होने में। While the leaves vary in shape, जो पत्तियां हैं वो उनके आकार में अंतर आ सकता है, कलर में, रंग में, साइज उनके वही समझिए कि लंबाई चौड़ाई में, एंड अरेंजमेंट, लीव्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो उसका बनावट कैसा है, तो उसमें भी लीव्स में भी अंतर। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. तो ऊपर में हम लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था अभी, जो ग्रुप एक्टिविटी था, तो उसमें आपने कुछ भी किसी भी आधार पर उसको ग्रुप किया होगा। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees. ठीक है, तो पहले के क्लासेस में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है हर्ब्स और शर्ब्स और ट्रीज के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज के बारे में, तो ये ग्रुपिंग है, काइंड ऑफ ग्रुपिंग है, डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट, टाइप ऑफ स्टेम्स, based on their height and types of stem. Let us study the features of plants in more detail and group them on their basis. तब हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे कि फीचर, उनके प्लांट्स की फीचर्स की बेसिस पे उनको और कितने प्रकार से ग्रुप डिवाइड कर सकता है। ओके, तो एक एक्टिविटी है फिर से यहाँ पे, लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो इस बार फिर से नेचर वॉक पे जाइएगा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस के लिए, जिसमें ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। सो हियर आर सम काइंड ऑफ ग्रुपिंग वर्क। तो ये टेबल है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स का, इसको क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया जाएगा। फर्दर, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो अभी तक जो आप लोगों ने हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज के बारे में जाना, उन्हें देखा, तो इसमें क्या अंतर दिखा आपको।
हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज? ओके, तो हम लोग हर्ब श्रब्स और ट्रीज, किन पौधों को हम लोग हर्ब्स कहेंगे, किन पौधों को श्रब्स कहेंगे, या किन पौधों को ट्रीज कहेंगे? ऑन द डाटा एंटर इन टेबल 2.3, तो ये जो डेटा टेबल 2.3 में एंटर किया गया है, तो इसके आधार पे बताना रहेगा कौन सा ट्री हर्ब है, कौन सा ट्री श्रब है। Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stems. कुछ पौधे हैं जो बहुत ही लंबे हो जाते हैं और उनका स्टेम जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, थिक मोटा भी हो जाता है, ब्राउन इस कलर का भी हो जाता है, स्टार्टिंग में ग्रीन रहता है बच्चों, ठीक है। सॉफ्ट स्टेम जितने भी रहेंगे वो जितने ग्रीन रहेंगे, और बाद में जब ज्यादा टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। एंड वुडी स्टेम्स, सख्त, वुडी कहने का मतलब यहाँ पे सख्त। Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. तो ये जो tall trees होते हैं उनकी branches को आपने देखा होगा बहुत ऊंचाई पे होते हैं, okay, higher from the ground. These plants are called trees. तो ऐसे plants जिनमें hard, thick, brown, woody stems होते हैं तो उन्हें हम लोग tree कहते हैं. For example, a mango tree. Further, some plants are not as tall as trees. कुछ plants ऐसे होते हैं जो पेड़ों की तरह लंबे नहीं होते हैं. These plants often have many brown woody stems. इन plants में भी बहुत सारे brown color के woody stems हो सकते हैं that start branching very close to the ground. लेकिन इनके branches जो है जमीन से थोड़े नजदीक रहेंगे. These stems are hard but not as thick as the stem of a tree. अब इन plants के जो पेड़ से थोड़े छोटे होते हैं, ट्री से थोड़े छोटे होते हैं, तो थोड़े हार्ड तो होंगे, लेकिन एक जो बड़ा मजबूत कंप्लीट ट्री है उसके स्टेम की तुलना में थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, उसकी तरह हार्ड नहीं रहेगा. These plants are called shrubs. इन पेड़ों को हम लोग shrubs कहते हैं, ओके, जो जिनका स्टेम जो है थोड़ा थिक है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, उतना हार्ड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, रोज प्लांट इज अ shrub. जैसे गुलाब का पौधा हो गया, वो shrub हो गया. Some plants are typically small with soft and green stems. और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें सिर्फ ग्रीन स्टेम्स पाए जाएंगे और बहुत सॉफ्ट रहेंगे वो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं हर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, अ टोमेटो प्लांट इज अ हर्ब. टमाटर का एक पेड़ है जो वो हर्ब हो गया. Some plants with weak stems and support to climb and grow are called climbers. कुछ ऐसे plants हैं जिनकी stems weak होते हैं और वो बिना support के grow नहीं कर पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं climbers. ओके, लत्तड़ वाले पेड़. जैसे एग्जांपल के तौर पे मनी प्लांट देख लीजिए बच्चों, वो क्या है कि उसको सपोर्ट चाहिए होता है बढ़ने के लिए. Some plants creep along the ground and are called creepers. कुछ plants होते हैं जो जमीन पे रेंगते हुए बढ़ते हैं, जिन्हें हम लोग creepers कहते हैं. What can be other features on the basis of which you can group plants? और भी ऐसे कौन से फीचर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुपिंग किया सकता है? Let us perform another activity. एक और एक्टिविटी है कि लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्ट करने हैं नेचर वॉक के दौरान में, और वेरिएशन उसके शेप और स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करना है. सो हियर इट इज एक्सप्लेन्ड. You may observe thin lines on the leaves of the plants. आप पत्तों को जब देखिएगा तो उसमें पतली पतली लकीरें रहेंगी. These are veins. पत्तों के इन लकीरों को हम लोग कहते हैं veins. The pattern of veins on the leaf is called venation. और ये जो पैटर्न बना होता है पत्तों पे, ये जो वेन्स का जो स्ट्रक्चर बना होता है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं वेनेशन. व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स? वो तो अलग अलग पत्तों के लीव्स के वेनेशन में क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 पत्ते दिए हुए हैं. हिबिस्कस लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वेनेशन हो गया. एक रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा पैरेलल वेनेशन. ये एक बनाना लीफ है और ये सिंपल सा घास है. In some leaves, you can observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. Okay, जो बीच वाला जो पोर्शन होता है पत्ता का, हर पत्ता में एक बीच वाला पोर्शन रहेगा बच्चों. आपने ये ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा, हर पत्ता में एक बीच वाला पोर्शन जरूर रहेगा, चाहे वो बनाना पेड़ का पत्ता हो या फिर किसी नीम का पेड़ का ही पत्ता क्यों ना हो. तो थिक मिडल वेन, तो उसके आसपास में नेट लाइक पैटर्न बने होते हैं. मिडल से वेन गुजरता है तो उसके आसपास के जो नेट लाइक पैटर्न बने होते हैं. दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक है, तो ये हिबिस्कस का जो प्लांट है तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन किया हुआ है. ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि मेन वाला जो वेन है और इसके में से छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हुए हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर. इन सम लीव्स, कुछ पत्तों में, यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल. कुछ पत्तों में जो वेन्स हैं, ठीक है, ये वेन्स जो है ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. कहीं पे क्या कहेंगे हिंदी में इसको समानांतर रेखाएं कहते हैं, तो वो पैरेलल लाइंस है इसमें. दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. और इस तरीके के पैटर्न को जो जिन लीव्स में दिखता है तो उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन. फॉर एग्जांपल, द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स. एग्जांपल के तौर पे ये जो बनाना प्लांट्स में, ठीक है, केला का पत्ता को आपने देखा होगा बच्चों, तो उसमें किस तरीके से ये किनारे किनारे से जो लाइनिंग बना हुआ रहता है, तो ये पैरेलल वेनेशन कहते हैं इसे. एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन. और घास में भी पैरेलल वेनेशन का स्ट्रक्चर से लीव्स के वेन्स कनेक्टेड रहता है. Do you think that plants can be grouped on the basis of venation present in their leaves? अब आपको क्या लगता है कि प्लांट्स को वेनेशन के आधार पर भी ग्रुप किया जा सकता है? तो लगना वाला बात नहीं बच्चों अब इसमें कि यस, ठीक है, वेनेशन के आधार पर उसको ग्रुप किया जा सकता है. 2 टाइप के होते हैं, एक
रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा पैरेलल वेनेशन। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? आर दीज रूट्स सिमिलर? ठीक है, अभी हम लोगों ने स्टेम के बारे में जाना, उसके आधार पे वो अलग अलग प्रकार के हो गए, ट्रीज हो गए, शब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, क्रीपर्स हो गए, क्लाइंबर्स हो गए। फिर लीव्स के स्ट्रक्चर के आधार पे रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। नाउ वी विल एक्सप्लोर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, जड़ में जो जमीन में उगता है। तो इसमें भी फिर से एक ओपन एरिया में विजिट कीजिए जहां पे वाइल्ड हर्ब्स या ग्रासेस उगे हुए हैं, जो में यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। तो इसमें से कोई छोटा सा हर्ब निकालिए आप। ओके, तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू? तो जो भी प्लांट्स आपने कलेक्ट किया, तो उनके रूट्स में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं? What differences do you see in the roots of plants shown in figure 2.5a and 2.5b? So here in the figure of 2.5a and 2.5b अलग अलग प्रकार के रूट्स दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो सिंपल सेंटर से आ रहा है, फिर उसमें से किनारे किनारे से निकले हुए हैं, और इसमें कोई सेंटर नहीं है, इसमें बस एक कॉमन कोर है, वहां से सब जगह से निकला हुआ। तो इसको हम लोग वर्ड्स में देखेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a। और तो पहले में जो इमेज दिया हुआ है, इट इज अ टैप रूट ऑफ मस्टर्ड प्लांट। इट इज द रूट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट। The roots of this plant consist of one main root and small side roots arising from it। और तो इस प्लांट के रूट में क्या है कि एक मेन रूट है सेंटर में, और किनारे किनारे से साइड रूट्स निकल रहे हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो ये जो मेन रूट निकला है मस्टर्ड प्लांट में और इस तरीके के बहुत सारे प्लांट्स में, तो इसको हम लोग कहते हैं टैप रूट। Another example of a plant having tap roots is hibiscus observed by you। तो ऊपर जो हम लोगों ने एक पत्ता देखा था रेटिकुलेट वेनेशन वाला हिबिस्कस प्लांट का, तो उसमें भी वो भी एक एग्जांपल है टैप रूट वाले प्लांट का। For the plant in figure 2.5b is a common grass plant। ये क्या, एक सिर्फ घास का पत्ता है, जो हम लोग घास देखते हैं आसपास में उगा हुआ रहता है, तो वही घास है ये। The roots of this plant appear as a bunch of similar sized thin roots। अब इसके रूट्स में क्या अंतर है कि इसमें छोटे छोटे पतले पतले बहुत सारे गुच्छों के रूप में रूट्स निकलते हैं, arising from the base of the stem। और वो स्टेम के बेस से निकलते हैं वो सारे के सारे थिन लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर में थिन रूट्स। Such roots are called fibrous roots। ऐसे रूट्स को हम लोग fibrous roots कहते हैं। Does your collection include any other grasses? क्या आपने कुछ और भी grasses कलेक्ट किए हैं? What kind of roots do they have? और अगर आपने कलेक्ट किया है तो उसमें किस तरीके के रूट्स हैं? Is there any relation between the type of leaf venation and the type of root of the same plant? और तभी हम लोगों ने ऊपर में जाना कि अलग अलग प्रकार के रूट्स हो गए, अलग अलग प्रकार के वेनेशन, ठीक है, लीव्स में जो वेन्स हैं वो अलग प्रकार के हो गए, तो उन दोनों में कोई रिलेशन भी है क्या? हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? उसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे? कि ये भी एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पे बताया गया बच्चों, और है रिलेशन है, वो अब देखते हैं आगे कि कैसे है। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दीज प्लांट्स? अगर तो लीफ के वेनेशन में और जो भी अलग अलग प्रकार के रूट्स हैं प्लांट्स के, तो उसमें क्या रिलेशन है? अ सदाबहार प्लांट हैज अ टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। सदाबहार का पेड़ जो है तो उसका टैप रूट होता है और उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। डू अदर प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? क्या और भी जो रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांट्स हैं उनमें भी टैप रूट्स ही पाए जाते हैं? लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट्स एंड इट्स लीव्स आर पैरेलल वेनेशन। वही लेमन ग्रास जो है घास हम लोग घर के आसपास उसमें उगता है घास जो, तो उसमें फाइब्रस रूट्स पाया जाता है और उसमें पैरेलल वेनेशन है। डू अदर प्लांट्स विथ पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स टू? वैसे और प्लांट्स जिसमें जिनके लीव्स में फाइब्रस वेनेशन है, क्या वो भी फाइब्रस रूट्स वाले हैं? सॉरी, जिनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन है, क्या वो भी फाइब्रस रूट्स वाले हैं? Generally plants with reticulate venation have tap roots। ओके, खास करके वैसे पौधे जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो उनमें टैप रूट्स होते हैं। while those with parallel venation have fibrous roots। वहीं जिनमें पैरेलल वेनेशन किया हुआ है, जिन प्लांट्स में, जिन लीव्स में पैरेलल वेनेशन है, तो उनमें फाइब्रस रूट्स देखने को मिलता है। फर्दर चिकपी, ठीक है, तो चना, जिसे हम लोग चना कहते हैं, तो चिकपी का एग्जांपल लिया गया है, इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विथ टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, तो ये चिकपी जो है, चिकपी का जो प्लांट होता है, इसका जो रूट है वो भी टैप रूट है और इसके जो लीव्स हैं वो भी रेटिकुलेट वेनेशन वाले हैं। वीट एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विथ फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीव्स। और वीट का जो प्लांट होता है ये एक फाइब्रस रूट वाला प्लांट है और इनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ अ प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन? अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या किसी प्लांट के सीड में, बीज में, ठीक है, फिर उनके रूट्स में और उनके लीफ के वेनेशन में क्या कोई रिलेशन है? और ऑल सीड्स सिमिलर? क्या सारे तरीके के सीड्स जो सेम तरीके के होते हैं? तो एग्जांपल है यहाँ पे, सोक सम चिकपी एंड मेज सीड्स, ठीक है, मकई के और चना के दाल को, चना को भिगा करके रखिए और कुछ समय बाद उसे हटाइए जब उसमें से सैपलिंग निकलने लग जाएंगे। You will notice that the chickpea seeds are split into two parts। तो जब उसको आप भिगाइएगा तो कुछ समय बाद उसमें देखिएगा कि जो चिकपी का जो सीड था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका रहेगा। Each part is called a cotyledon।
ओके, इसे हम लोग पढ़ेंगे कोटिलेडॉन। तो हर एक पार्ट को कहा जाता है कोटिलेडॉन्स। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विथ 2 कोटिलेडॉन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडॉन्स। वो प्लांट्स जिनके सीड्स में 2 कोटिलेडॉन होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं चिकपी में 2 कोटिलेडॉन होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है डाइकोटिलेडॉन। मेज हैज अ सिंगल थिन कोटिलेडॉन। प्लांट्स विच सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडॉन्स, मोनोकॉट्स। ठीक है, वो प्लांट्स जिनमें सिर्फ सिंगल सीड्स होते हैं तो उन्हें हम लोग कहेंगे मोनोकोटिलेडॉन्स। ओके, फर्दर, what relation do you observe among leaf venation, root types and the number of cotyledons in seeds of a plant? तो अभी तक में हम लोगों को क्या रिलेशन पता चल रहा है, ठीक है, किसके बीच में? तो लीफ वेनेशन के बीच में, टाइप ऑफ फ्रूट्स के बीच में एंड नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स के बीच में। तो डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड अ टैप रूट सिस्टम। ठीक है, तो अब इसको ऐसे याद रखिएगा, डाइकोट प्लांट जो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है, डीआरटी। और मोनोकोट प्लांट जो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है और फाइब्रस, ओके, एमपीएफ। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। You have learned about some features used for grouping plants. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कुछ फीचर्स जिसके अनुसार प्लांट्स को ग्रुप किया जा रहा है। Now let us explore the grouping of animals in more detail. अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स को और डिटेल में। ओके बच्चों, तो यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और समझ में भी आ रहा है तो खुद नहीं समझिए, अपने दोस्तों को भी हेल्प कीजिए पढ़ाई में, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी तरीके का अगर आपको हेल्प चाहिए तो जेके क्लासेस से आप संपर्क कर सकते हैं। सो द पॉइंट विच आर गोइंग टू रीड नाउ इज हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। एनिमल्स को कैसे ग्रुप किया जा सकता है। हम लोगों ने अभी तक प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग बेसिस पे ग्रुप किया। अब हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स को कैसे ग्रुप किया जा सकता है। सो जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। पौधों की तरह ही जानवर भी एक दूसरे से ही अलग अलग होते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। अब इतना तो हम लोग जानते हैं कि बहुत प्रकार के जानवर होते हैं, ठीक है बच्चों, आपने बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका नाम आपको पता होगा, तो उनको कैसे ग्रुप किया जाता है। What features can you think of to group them? ऐसा कौन सा खास बात है जिसके बेसिस पे ग्रुप किया जा सकता है। In activity 2.3 you have already set some basis for grouping animals। ठीक, एक्टिविटी 2.3 में आपने कुछ एक्टिविटीज में जो टेबल प्रिपेयर किया है तो उसमें कुछ एनिमल्स को आपने ग्रुप किया है। Let us explore few of these in more detail। अब हम लोग कुछ और डिटेल्स में जानेंगे इसको। ठीक है, और एक्टिविटी यहाँ पे बच्चों कि यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2। ठीक है, तो ये टेबल का पार्ट को हम लोग क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे, तो उनके कुछ मूवमेंट्स को हम लोगों ने उसमें रिकॉर्ड किया है और उसको इमेज के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, हाँ, इमेज के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया, लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5। टेबल 2.5 इज हियर। ठीक है, तो इस इमेज में जितने भी एनिमल्स दिखे हुए तो उसको टेबल 2.5 में भरना है। किसके आधार पे? तो मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है और उनमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है। Further, what conclusions can you draw from the data given in table 2.5? अब इस टेबल 2.5 के भरने के बाद क्या कंक्लूजन निकल रहा है। Different animals have different types of movement। अलग अलग जीवों के अलग अलग प्रकार के चाल होते हैं। ठीक है, different animals have different kinds of movement। Animals can fly, run, crawl, walk। जानवर जो वो उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं, हॉप और जंप एंड सो ऑन। ठीक है, कूद भी सकते हैं। These animals use different body parts for moving from one place to another। और ये अलग अलग प्रकार के जो मूवमेंट करने वाले जानवर हैं, तो ये सब अपने बॉडी का अलग अलग पार्ट का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। They may use wings, legs and other parts that help them to move। वो अपने पंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उस पार्ट का इस्तेमाल करेंगे जो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती है। However, we have identified animals based on the types of movement and the body parts used for movement। तो अभी तक हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया एनिमल्स को उनके मूवमेंट के आधार पे और उनके बॉडी पार्ट जो उनके मूवमेंट में हेल्प करता है उसके आधार पे। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स। अब तब हम लोग ये भी देखेंगे कि उसको एग्जैक्टली कैसे ग्रुपिंग किया जाएगा। एडिशनली, मेनी एनिमल्स डिफर from each other in shape, size, structure, color and other features। Okay, so these are the features upon which different animals vary। अलग अलग एनिमल्स जो है किन आधारों पे वेरी करते हैं, अंतर दिखता है उनमें, तो अलग शेप के होते हैं, साइज के होते हैं, स्ट्रक्चर, कलर और भी कुछ अदर फीचर हो सकता है उसमें। Some of these features can also be used to group animals in various ways। और इन्हीं फीचर्स में से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे एनिमल्स को ग्रुपिंग किया जा सकता है। Like plants, grouping of animals is important for understanding the diversity। प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स का ग्रुपिंग भी विविधताओं को जानने के लिए, नेचर को अच्छी तरह से समझने के लिए उसका ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी है। ओके, सो हियर इज नो अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट के बारे में है, जानकी अम्मल। ठीक है, हु वाज एन इंडियन बोटनिस्ट। तो इन्होंने पेड़ पौधों पे, बोटनिस्ट वो जो पेड़ पौधों को स्टडी करता है बच्चों, तो इन्होंने पेड़ पौधों की स्टडी में अपना जीवन दिया और
She also played a key role in Save Silent Valley movement. Okay, Save Silent Valley movement. So here it is, Save Silent Valley movement. तो इसमें उन्होंने एक बहुत ही बड़ा योगदान भी दिया था, ठीक है। तो शी वॉज अ बॉटनिस्ट, जानकी अमल। कहाँ की रहने वाली थी वो भी जान लीजिए, अगर दिया हुआ है तो। ओके, नहीं दिया हुआ बच्चों। सो जब बस इतना रखे, जानकी अमल बॉटनिस्ट। और ये सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है, एक मूवमेंट था जिसमें ग्रीनरी बसा हुआ था, तो सरकार उसे हटा करके वहां पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाने वाली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनने वाला था, तो उस डैम को ना बनने देने के लिए कि फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचे, तो ये मूवमेंट में सक्सेस भी हुए थे वो लोग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रुपिंग किया जा रहा है। अब हमारे आसपास में अलग अलग सराउंडिंग्स में कौन कौन से और किस किस तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। You might have observed during nature walks that different animals live in different surroundings. आपने अपने नेचर वॉक में ऑब्जर्व किया होगा कि अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु दिखते हैं वो अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। You have also recorded movement of animals in 2.5, कैसे और वो जानवर कैसे चलते हैं उसको 2.5 में आपने लिखा भी है। Does the movement of these animals depend upon their surroundings? क्या इनका मूवमेंट जो उनके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है? Let us consider fish and goats as examples. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग फिश और गोट को ले सकते हैं। फिश लिव इन वाटर, मछली जो पानी में रहती है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, इनका एक जो धारनुमा शरीर होता है, मछली का शरीर जो है धारनुमा होता है, पानी को काटते हुए आगे बढ़ता है। एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर, और फिन्स की मदद से, ठीक है, फिन्स की मदद से अपने आप को आगे और पीछे भी करते हैं। गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। वहीं इनके अपोजिट में मछलियां जहां पानी में रह रही हैं, वही बकरियां जो है ये घास वाले जगह पे रहते हैं और अपने पैरों की मदद से चलते हैं। The sizes and shapes of animals also differ from one another. और इनके आकार सब एक दूसरे पे अंतर करते हैं। जैसे मछली, छोटी मछली भी हो सकती है और नहीं तो वेल जैसे बड़ी मछली भी हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो ये जो वेल जैसे बड़ी मछली है वो तो बकरी, नहीं पता कितनी बकरी उसमें समा जाएंगी। तो इसलिए जो एनिमल्स हैं उनके साइज और शेप में भी बहुत सारे अंतर होते हैं। फर्दर एक एक्टिविटी है फिर से कि रिक्रिएट करना है सिमिलर टेबल ऑन द बैकग्राउंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस करेंगे बच्चों। आगे क्या है कि व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजंस। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है उन प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर के जो अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर क्लासमेट्स। इस ऑब्जर्वेशन को आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, क्लासमेट्स के साथ। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. तो आपने ये इतना तो ऑब्जर्व किया ही होगा कि जो भी प्लांट और एनिमल किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जा रहे हैं तो वो दूसरे पर्टिकुलर क्षेत्र से अलग भी है। अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कैक्टस और यहाँ पे एक देवदार का ट्री है, तो दोनों में बहुत ही अंतर आ जाता है। कैसे, वो हम लोग देखेंगे अभी। ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, Alex recalls that he observed cactus plants with thick and fleshy stems in the measured deserts of Rajasthan. ओके, तो क्लासरूम में डिस्कशन के दौरान में एलेक्स को याद आया कि उसने कैक्टस का पौधा का देखा था जो कि मोटा था लेकिन उसके स्टेम फ्लेशी थे, ठीक है, थोड़े सॉफ्ट थे, और उसने उसे राजस्थान के रेगिस्तान में देखा था। माया शेयर्स दैट शी सॉ देवदार ट्रीज इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब माया ने बताया कि उसने देवदार के पेड़ को देखा था हिमाचल प्रदेश के हिमालय के पहाड़ियों में। These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches. ये पेड़ के जो स्टेम्स हैं ये थोड़े कोनिकल होते हैं, ये शेप ही कोनिकल होता है और इनके जो ब्रांचेस हैं ये बहुत ही स्लोपी नेचर के होते हैं। ऐसा कारण ये होता है ताकि बर्फ जो आसानी से गिर सके बच्चों। Notice that these two types of plants found in different regions are different from each other. तो ये जो अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले जो दोनों प्लांट हैं, कैक्टस और देवदार ट्री, तो ये अलग तरीके के दिख भी रहे हैं और अलग तरह के क्षेत्र में पाए भी जा रहे हैं। Why is it so? ऐसा क्या कारण है? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? एक जगह का बायोडाइवर्सिटी मतलब कि वहां पे जो प्लांट ऑफ एनिमल्स पाए जा रहे हैं वो दूसरी जगह के बायोडाइवर्सिटी से अलग क्यों है? Let us find out. तो हम लोग जानेंगे। There is a very little water available in the deserts. रेगिस्तान में बहुत ही कम पानी उपलब्ध रहता है। A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. नहीं तो एक हॉट डेजर्ट जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है वो दिन के समय में तो बहुत ही गर्म हो सकता है और रात के समय में बहुत ही ठंडा हो जाता है वो। तो यही कि वेरी कोल्ड एट नाइट। Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night. ठीक है, तो इसीलिए ऐसे एरियाज में यानी जो डिजर्ट वाले एरियाज में है तो वहां पे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स दिखेंगे जो अधिक से अधिक गर्मी भी बर्दाश्त कर सके और अधिक से अधिक ठंडी भी बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो दिन की अधिक से अधिक गर्मी और रात की अधिक से अधिक ठंडी भी बर्दाश्त कर सके।
द फ्लेशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर। अब जो कैक्टस के प्लांट के फ्लेशी स्टेम्स थे, तो उनमें फ्लेशी होने का कारण था कि उसमें स्टोर वाटर को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेसेस। अब जब वाटर लंबे समय तक वो लोग स्टोर किए हुए, तो अपने अंदर पानी की कमी नहीं होने देते हैं और उनका लाइफ जो है लंबे समय तक बना रहता है रेगिस्तान में। The mountains in extremely cold regions experience frequent snowfall। ठीक है, तो बहुत ठंडे वाले प्रदेशों के जो पहाड़ हैं, वहां पे लगातार अधिकतर फ्रिक्वेंटली बर्फबारी होती रहती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस, और वैसे कंडीशंस में रहने के लिए, सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजिली। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि बर्फ को आसानी से गिरने देते हैं। ठीक है, दे लेट द स्लाइड स्नो ऑफ इजिली। Conical shape and sloping branches of देवदार trees enable them to do so easily। और तो इमेज में आपने देखा कि कैसे यहाँ कोनिकल शेप है देवदार ट्री का, तो इसकी वजह से क्या है कि बर्फ जब गिरता है तो ये आसानी से ससर के नीचे गिर जाता है। You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse conditions। तो अभी तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो अलग एक जगह से दूसरी जगह में अंतर आ जाता है, क्योंकि इतने सारा विभिन्नता कंडीशन की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन हो, नेचुरल कंडीशन हो। Look at the images of a camel from the hot desert of Rajasthan and a camel from the cold desert of Ladakh। ठीक है, तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों कैमल ही हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कैमल ही कहेंगे और इसे हम लोग लामा कहते हैं। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट में जो पाया जाता है उसे लामा के नाम से भी जाना जाता है। What are the differences you observe between them? दोनों में अंतर क्या है? तो what advantages do these differences provide to these camels? और अंतर होने के कारण भी इनमें क्या खास बात है, इनको क्या फायदा मिलता है इससे? The camel in the hot desert has long legs with wide hooves। ठीक है, तो गर्म रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो ऊंट हैं, इनमें लंबे लंबे पांव होते हैं और चौड़े हूफ्स होते हैं। Alex shares that his grandmother told him that one long legs and whole wide hooves help these camels to walk on the sandy desert। ये तो उनकी दादी, एलेक्स बता रहा है कि उसकी दादी माँ ने उसे बताया था कि ऊँटों की जो लंबी पैर होते हैं और चौड़े जो इनके जो पैर हूफ्स, खुर कहते हैं हूफ्स को हिंदी में, तो उनकी मदद से इनको बालू वाले रेगिस्तान में चलने में मदद मिलती है, विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड। ठीक है, और चलने में मदद मिलती है और बालू में धंसते भी नहीं है ये लोग। On the other hand, the height and legs of camels in a cold desert are comparatively shorter। वहीं दूसरी ओर ये जो कोल्ड डेजर्ट में पाए जाने वाले जो कैमल हैं, इनकी लंबाई और इनका जो लेग है वो भी बहुत छोटा है हॉट डेजर्ट वाले कैमल के कंपैरिजन में। Then found in the hot desert, these short legs allow them to walk easily in mountainous regions। अब इन छोटे पैरों की मदद से जो है जो कोल्ड डेजर्ट में पाए जाने वाले जो कैमल्स हैं, उनको माउंटेनियस रीजन में चलने में आसानी हो जाता है। फर्दर, इन डेजर्ट्स फूड इज नॉट अवेलेबल इजिली। डेजर्ट में फूड जो है वो आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। कैमल्स जो है अपने हम्प, जो आप कैमल के पीछे में पीठ पे देखते हैं उठा हुआ जो पोर्शन होता है बच्चों, ठीक है, तो इसमें वाटर जो स्टोर करके रखते हैं। कैमल स्टोर फूड, उसमें अपना खाना कुछ भी स्टोर करके रखते हैं। कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प each that helps them to survive during the scarcity of food। ठीक, तो कैमल के जो हॉट डेजर्ट में कैमल जो पाए जाते हैं उनमें एक हम्प होता है ताकि उनको गर्मी, ठीक है, जब ज्यादा गर्मी वाला समय रहे, जो कि पानी भी सूख जाएगा रेगिस्तान में, तो उस समय भी उनको जीने में मदद मिल सके। कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट हैव 2 humps each। और वहीं कोल्ड डेजर्ट में पाए जाने वाले जो कैमल्स हैं उनमें 2 humps होते हैं, 2 हम्प होते हैं। These 2 humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert। वही जब ज्यादा कस के ठंडी पड़ती है, ठीक है, लेट विंटर्स कहने का मतलब कि ज्यादा कस के ठंडी पड़ती है, जब ठंडी जाने वाली भी रहती है, तो ये कोल्ड डेजर्ट में पाए जाने वाले जो कैमल्स हैं उनके हम्प सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाना अवेलेबल नहीं होता है कोल्ड डेजर्ट में उस समय में। एंड दे हैव टू यूज फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इसलिए उन्होंने जो भी फूड स्टोर करके रखा होता है अपने हम्प में, तो उसको वो लोग स्टोर करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। मोरओवर, दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। और इसके अलावा वो अपने सर से लेके पांव तक में लंबे लंबे बाल भी उन पे उगे हुए होते हैं, कोल्ड डेजर्ट में जो पाए जाने वाले कैमल्स हैं, विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख, जिनकी वजह से वो लद्दाख जैसे ठंडे मौसम को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। What other features can help camels to survive in the desert? और कौन सी ऐसी फीचर्स से खास बातें हैं जो कैमल्स को रेगिस्तान में सर्वाइव करने में मदद करेंगी? अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। अब एलेक्स ने अपनी बात बताई, माया ने अपनी बात बताई, अब बाकी बच्चे भी अपने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने लग गए। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट द कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। तो राजस्थान का रहने वाला एक बच्चा काशी है, वो बता रहा है कि रेगिस्तान में जो पाए जाने वाले कैमल्स हैं वो बहुत ही कम पेशाब करते हैं। ओके, एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत ही कम पेशाब करते हैं।
देयर डंग इज ड्राई, उनका जो डंग होता है वो भी बहुत सूखा हुआ होता है, एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनका पसीना नहीं निकलता है। एज कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, और इससे ये पता चल रहा है कि जो कैमल्स है वो ज्यादा पानी अपने बॉडी से नहीं वेस्ट करते हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए वो बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं बिना पानी पिए। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विथ ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स। तो माया बता रही है कि उसने बहुत सारे पौधों को देखा था जिनमें बहुत सारे चमकीले फूल थे, तो रोडोडेंड्रॉन्स, तो ये एक फूल के बारे में बता रही है माया, रोडोडेंड्रॉन्स इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज, तो नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाने वाला ये पौधे पे फूल है रोडोडेंड्रॉन। हेयर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट, ये रोडोडेंड्रॉन जो प्लांट्स हैं जो छोटे हाइट के हैं, ओके, श्रब्स कैटेगरी के हैं, एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हेवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स, और इनके पत्तियां जो हैं वो बहुत छोटी छोटी होती है ताकि कस के बारिश भी हो तो वो पेड़ पत्तियां टूट करके अलग ना हो पेड़ से। हाउएवर पेमा हु इज फ्रॉम सिक्किम, वहीं जो पेमा सिक्किम की रहने वाली है, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller, वही जो पेमा है जो सिक्किम के रहने वाली है, तो वो अपने घर के आसपास के पहाड़ियों में देखा है उन्होंने कि रोडोडेंड्रॉन जो है वो बड़ी बड़ी पेड़ों पे है, ठीक है, टू बी टॉलर, उसके जो पेड़ है प्लांट है वो बहुत लंबे लंबे हैं। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स, तो वही रोडोडेंड्रॉन जैसे प्लांट्स जो है अलग अलग जगह पे इनके फीचर्स भी चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। फूल प्लांट एक ही तरीके का है, फूल अलग एक ही तरीके का है, बस इनके फीचर्स चेंज हो जा रहे हैं। जहां ये नीलगिरी की पहाड़ियों में छोटा पाया जा रहा है तो वहीं सिक्किम की पहाड़ियों में ये बहुत ही बड़ा भी पाया जा रहा है। ओके, डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन्स टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन्स, ताकि वो उस जगह पे ग्रो कर सके। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं बच्चों रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, दोनों इमेज जो है रोडोडेंड्रॉन का ही है, बस एक नीलगिरी की पहाड़ियों का है छोटा प्लांट है और एक सिक्किम की पहाड़ियों का है जो कि थोड़ा बड़ा प्लांट है। Sagar tells his classmates that he went to the Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event, ठीक है। अब सागर बता रहा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप पे गया था। He saw huge whales and colorful fish in the ocean, तो उस जर्नी में उसने बहुत बड़े बड़े व्हेल्स को देखा था और बहुत सारे रंग बिरंगे मछलियों को भी देखा था। His father explained that the streamlined body of fish makes it easier for them to swim in the water, तो उसके पिताजी ने बताया, सागर के पिताजी ने बताया कि उसके मछली की जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, धारनुमा शरीर जो होता है, तो उसकी मदद से उसको पानी में तैरने में बहुत आसानी होता है, बहुत मदद मिलता है। We have learned that the plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there, तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स किसी एक जगह पे रीजन में पाए जा रहे हैं तो उनमें कुछ स्पेशल फीचर हैं जिस वजह से वो वहां पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं। The special features that enable plants and animals to survive in particular region are called adaptations, और तो ये जो जिन स्पेशल फीचर्स की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स उस पर्टिकुलर रीजन में रह पा रहे हैं, और बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, जिन स्पेशल फीचर्स की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स उस पर्टिकुलर रीजन में रह पा रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एडाप्टेशंस, ढल जाना। एडाप्टेशंस मतलब कि अनुकूल हो जाना, तो जैसे पानी में मछली ग्रो कर पाती है और पेड़ पे चिड़िया रह पाते हैं, तो ये फीचर्स हो गए तो उनका एडाप्टेशन है। The shape of the deodar tree and the height of the rhododendron are adaptations that enable them to survive in the mountainous regions, और तो ये जो हम लोग देवदार ट्री का शेप देखे हम लोगों ने, फिर रोडोडेंड्रॉन प्लांट का जो शेप देखा, अलग माउंटेनियस रीजन पे रहने वाले हैं, तो ये उनको हेल्प करता है माउंटेनियस रीजन में सर्वाइव करने में। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, ठीक है, वो जगह जहां पे कोई प्लांट और एनिमल जिंदा रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का हिंदी में मतलब हो गया बच्चों आवास, ठीक है, जहां पे प्लांट और एनिमल रहते हैं, पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और द ओशन, समुद्र में पाए जाने वाले जो कछुए हैं तो उनका हैबिटेट या तो समुद्र रहेगा या तो ओशन रहेगा। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज द हॉट और द कोल्ड डेजर्ट, एक कैमल जो है वो या तो हॉट डेजर्ट में पाया जाएगा या तो कोल्ड डेजर्ट में पाया जाएगा। एंड द हैबिटेट ऑफ अ रोडोडेंड्रॉन इज द माउंटेन्स, वही रोडोडेंड्रॉन जो है वो सिर्फ पहाड़ियों में पाए जाएंगे। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स देम फूड, ठीक है, अब उनके आसपास जो आवास जहां पे वो रह रहे हैं तो उस जहां पे कोई भी एनिमल और प्लांट रह रहा है तो उस एनिमल और प्लांट को उसका हैबिटेट जो उसको फूड प्रोवाइड करता है, वाटर पानी प्रोवाइड करता है, एयर हवा भी देता है, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल, और उनकी जिंदगी गुजर बसर के लिए प्लांट्स जो हो या फिर एनिमल्स हो उनकी जिंदगी आगे चलने के लिए इन सारी चीजों को प्रोवाइड करता है वहां का हैबिटेट। Many types of plants and animals may share the same habitat, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सेम हैबिटेट शेयर कर सकते हैं। हैबिटेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन, हैबिटेट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी
जगह का बायोडाइवर्सिटी को आकार देने में। ओके बच्चों, सर हियर इज समथिंग अबाउट अ साइंटिस्ट आल्सो, नाम है इनका सलीम अली, और इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और बच्चों तो ये जो है ही ट्रेवल्ड इंडिया अक्रॉस टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन दी बर्ड्स, ठीक है, इसलिए इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता था, कहा जाता था। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फर्दर, what are the different ways you can group plants and animals based on their habitats? तो बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स मतलब जहां पे वो प्लांट और एनिमल रह रहे हैं तो उनके आवास के आधार पे किस तरीके से उनको ग्रुप किया जा सकता है। वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड, एक तरीका है कि उसमें ग्रुप कर देना वो प्लांट और एनिमल जो लैंड पे ग्रो कर रहे हैं या जी सर्वाइव कर रहे हैं, एंड दोज दैट लिव इन वाटर, ठीक है, या तो उस बेसिस पे उन प्लांट्स और एनिमल्स को जो पानी के अंदर रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी इन लिव टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि जमीन पे रहते हैं पाए जाते हैं उन्हें हम लोग टेरिस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। Some examples of terrestrial habitats are forest, deserts, grasslands and mountains. So these are the few examples of terrestrial habitats. The plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitats. वहीं वो plants और animals जो कि पानी में रहते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं aquatic habitats में। Some examples of aquatic habitats are ponds, lakes, rivers and oceans. Okay, तो ये pond, lake, river and ocean जिसमें भी life पाए जाते हैं तो ये भी example हो गया aquatic habitats का। Some animals such as frogs can live in water as well as on land. ठीक है, कुछ जानवर होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में एक फ्रॉग, मेंढक को, ठीक, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस, जो पानी पे भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? ठीक है, क्या होगा अगर किसी प्लांट या जानवर का हैबिटेट, उसका आवास जो है वो डैमेज हो जाए, उसको नुकसान पहुंच जाए। What would happen if a goat does not eat grass to eat? गेट ग्रास टू ईट, क्या हो अगर एक बकरी को घास खाने को नहीं मिले। कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर, क्या एक मछली बिना पानी के रह पाएगी। चेक विथ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, फिर पड़ोसियों से भी डिस्कस कीजिए, प्लांट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स से, और एनी अदर एनिमल दे यूज्ड टू सी फ्रीक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ, ठीक है, या फिर ऐसे कोई जानवर जिनको वो लोग बचपन में देखा करते थे लेकिन अब उतना नहीं दिखते हैं वो जानवर। These changes often happen when habitats are damaged, ठीक है, तो ऐसा चेंजेस, ये बदलाव आने का कारण ये है जब हैबिटेट पे असर पड़ा, ठीक है। बहुत सारे जानवर, पक्षी ऐसे भी हैं जो पहले शहरों में भी दिखा करते थे लेकिन वो पक्षी भी अब शहरों से गायब हो गए। बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं जो जंगल में दिखा करते थे लेकिन वो जंगल से भी गायब हो गए। क्यों? बिकॉज हैबिटेट्स आर डैमेज्ड। The damage to habitats of plants and animals results in loss of their homes, food and other resources. चाहे वो कोई भी प्लांट हो या फिर एनिमल हो, अगर उसके हैबिटेट को नुकसान पहुंचेगा तो उनको नुकसान पहुंचता है घर को, खाने को और उनके अदर रिसोर्सेज को भी। This leads to the loss of biodiversity, जिसकी वजह से ये पूरा बायोडाइवर्सिटी को ही नुकसान पहुंचता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जो इंटरडिपेंडेंसी होता है प्लांट्स का एनिमल्स पे, एनिमल्स का प्लांट्स पे, तो इस तरीके का बायोडाइवर्सिटी पूरा ही इम्पैक्ट पड़ता है इस पे बच्चों। और सो हियर आर सम एक्सटिंक्टेड, ठीक है, वैसे जानवर जो बहुत ही कम पाए जाने लग गए हैं तो उनके बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन है, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, चीता हो गया, फिर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ओके, बस्टार्ड। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेक्रेड फॉरेस्ट ग्रूव्स। ओके, दीज आर दोज फॉरेस्ट बच्चों जिनको बचा करके रखा जा रहा है, ठीक है, पारंपरिक समय से इसको बचा के रखा जा रहा है क्योंकि अगर जंगल नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन बहुत कम बनेगा, ठीक है, तो इसलिए जमीन पे भी हरियाली बनी रहनी चाहिए, तो इसलिए ऐसे भी कुछ फॉरेस्ट हैं जिनको ट्रेडिशनली से ही टाइम से ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है और ऐसे फॉरेस्ट को कहा जा रहा है सेक्रेड ग्रूव्स। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ। हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को ध्यान से रखना है, ये ध्यान रखने के लिए कि हमारी जो प्लैनेट है, अपना जो ग्रह है, वो जीवन से भरा रहे। हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव, ठीक है, और ये हम लोग कब हासिल कर पाएंगे? अगर पौधों और जानवरों की मदद करेंगे तब। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। और वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और या फिर ऐसे किसी जरूरतमंद के साथ जिसको इस चैप्टर की जरूरत है उसके साथ जरूर शेयर करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, सो दीज आर द फ्यू कीवर्ड्स व्हिच हैज बीन शोन हियर, एंड समरी है फिर चैप्टर का, और क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर के पार्ट में वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आपका यहाँ पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और किसी तरीके का अगर कोई परेशानी है तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं।
ओके, फोन नंबर पे आप मैसेज करके या फिर किसी भी कम्युनिटी से जुड़ करके या फिर वेबसाइट में आप किसी भी पोस्ट में जाकर के कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपने किसी भी तरीके के डाउट को। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनका रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जीके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें, और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 को डिस्कस किया था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि चैप्टर 2 था क्लास 6 के साइंस बुक से। ओके बच्चों, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।